हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो ये आज का गवर्नर सिंध का एंट्री टेस्ट है जो कि आज हुआ था। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पिक्चर की जो पीडीएफ है वो मेरे ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ जाके भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सवालों की तरफ। ज़्यादातर जो सवाल हैं वो तकरीबन पिछले वाले ही टेस्ट पेपर जैसे हैं, ठीक है। इंग्लिश के तो तकरीबन 50% सेम ही हैं और जो मुख्तलिफ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इंग्लिश के सॉल्व करती हूँ इस वक्त क्योंकि टाइम कम है, वरना मैथ्स के फिर नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, वरना पूरा का पूरा करूँगी तो कोई 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, सवाल इंग्लिश में जो आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, वही गीज़र वाला। गीज़र हैव बीन कंपेयर टू द वेल्केनोज डैश दे बोथ एरेंड हॉट लिक्विड्स फ्रॉम द बिलो ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पे आएगा बिकॉज, ठीक है, ये पिछले वाला ही है। फिर सेकंड आ जाता है चूज़ द सिनोनियम फॉर इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो इसका सिनोनियम है ह्यूज, ठीक है, बहुत बड़ा। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये वाले तो मैथ्स के हैं। मैथ्स के मैं बाद में एक साथ सॉल्व करके बता दूंगी ताकि आपको पूरे उसके सॉल्यूशन भी पता हो। नेक्स्ट है 11, ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ ओशन हैव नेविगेशन डैश एनी नीड फॉर, ये कुछ वर्ड सही से नज़र नहीं आ रहा, इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स। अच्छा, इसका मतलब है कि पुराने ज़माने में जो समंदर पे जाने का जो रास्ते ढूंढने का जो सिस्टम था, समंदर में जब जहाज़ चलते थे तो रास्ते ढूंढने का जो सिस्टम था वो डैश एनी नीड टू, ये मैं इसको उर्दू में समझा देती हूँ कि उस वक्त कोई इस तरह की इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक्स नहीं होती थी जो आजकल मॉडर्न ज़माने में है। तो समंदर का सफ़र आजकल आसान हुआ है, पहले थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। तो इसमें मुझे जो लगता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सो डैट हार्डली, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि सो जब आता है जब यहाँ पे कुछ व्हेन या समथिंग कुछ होता है, ठीक है। फिर आ जाता है हार्डली वॉज, देखते हैं ये आता है कि नहीं आता। नेक्स्ट है व्हेन देयर हार्डली वॉज। व्हेन भी जब आएगा जबकि फर्स्ट लाइन में कोई ऐसी बात हो रही होगी जो कि उस व्हेन से कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। जो एक बात आधे सेंटेंस में होती है, दूसरी बात दूसरे आधे सेंटेंस में होती है, तो वो उसके साथ मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हार्डली वॉज या देयर वॉज हार्डली, देयर वॉज हार्डली डी वाला आएगा, ठीक है। देयर वॉज हार्डली एनी नीड फॉर, ये कुछ वर्ड है जो मुझे सही से समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये समझ आ रहा है कि पुराने ज़माने में जो ओशन नेविगेशन होती थी वो किस चीज़ की मोहताज होती थी। इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक्स आजकल जो हैं वो पहले नहीं होती थी, तो ये बता रहे हैं कि पहले इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे है 14 वाला। बिकॉज इट अराइव सो अर्ली इन द सीजन बिफोर मैनी अदर बर्ड्स द रॉबिन हैज़ बीन, ये पुराने वाला ही है, कॉल्ड द डैश ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की आमद से पहले जब चिड़ियाँ आने लगती हैं, ख़ास किस्म की चिड़ियाँ, तो पता चलता है कि स्प्रिंग बाहर का मौसम आ गया है। तो इसमें आएगा हार्बिंजर, हार्बिंगर या हार्बिंजर इसको कहते हैं, यानी कि एक चीज़ के आने से दूसरी चीज़ के आने का पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट वन 17, वी लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन हिम बिकॉज ही नेवर डैश द, अब इसका नहीं समझ में आ रहा, द डैश प्रॉमिस ही हैड मेड। अच्छा, हम उस पर कॉन्फिडेंस खो चुके हैं क्योंकि उसने कभी भी डैश अपने प्रॉमिस को जो उसने किए थे वो ज़ाहिर है पूरा नहीं किया, यही आएगा। पूरा सेंटेंस यही बता रहा है उर्दू में अगर हम समझे तो उसने पूरा नहीं किया, अपने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किया, इसलिए हम उस पर अब भरोसा नहीं कर सकते। तो इस पे आएगा, ये है मेरे ख्याल से यही होगा, डिलीवर्ड ऑन, क्योंकि उसने अपने किए गए प्रोमिसेस को डिलीवर नहीं किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, खुल जा सिमसिम, थैंक यू। हाँ ये रहा 29। चलें जी, इसका दिल नहीं कर रहा कि आपको मैं मज़ीद कुछ बताऊँ। 20, normally an individual thunderstorm lasts about 45 minutes, but under certain conditions the storm may dash become
इवन मोर सिवियर फॉर एज लॉन्ग एज 4 आवर्स। जब कोई स्ट्रॉम एक आता है, तूफ़ान आता है, तो वो 45 मिनट तक रहता है। लेकिन कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें अगर वो स्ट्रॉम सरवाइव कर जाए, रह जाए, परसिस्टेंट हो, तो वो फिर 4 घंटों तक भी रह सकता है। तो यहाँ पे आएगा सी, परसिस्टेंट। ठीक है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आ जाता है, जल्दी से कर लेते हैं। वी वर अम्यूज्ड एट अ मैन हु हैड बीन heretofore the most dash of public speaking. Public speakers could in a single speech electrify an audience and bring them cheering to their feet. अच्छा, इसका ये मतलब है कि हम बहुत हैरान हुए कि एक बंदा जो कि यहाँ आया था एक मोस्ट डैश पब्लिक स्पीकर के तौर पर, यानी कि एक यहाँ पे या तो आम आ सकता है, आम से एक पब्लिक स्पीकर के तौर पर, लेकिन उसने क्या किया, एक ही स्पीच में तमाम ऑडियंस को इलेक्ट्रीफाई कर दिया, यानी जोश दिला दिया, और उनको मजबूर कर दिया कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर और उसको सराहें या उस पर क्लैपिंग करें। चेयरिंग मीन्स सराहना। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें मैंने कहा ना कि द मोस्ट डैश पब्लिक स्पीकर, यानी हम उसको समझ रहे थे बिल्कुल ही सरसरी सा बंदा है, बिल्कुल ही आम सा पब्लिक स्पीकर है, लेकिन उसने जब ये काम किया तो हम हैरान रह गए। तो इस पे आएगा पेडेस्ट्रियन, सी। ठीक है, और इसके अलावा क्या नेक्स्ट है, इन अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी सम मैन्युफैक्चरर्स नाउ मेक बायोडिग्रेडेबल फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिक। सम प्लास्टिक, ये वही वाला पिछले वाला है। सम प्लास्टिक ट्रैश बैग्स फॉर एग्जांपल ग्रेजुअली डैश व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। कुछ प्लास्टिक बैग्स जो हैं जब सनलाइट में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, हार्डन तो नहीं होते, स्टैग्नेट भी नहीं होते, प्रोपिगेट हो सकते हैं, या डीकम्पोज प्लास्टिक इतनी जल्दी नहीं होता, उसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन डीकम्पोज्ड और प्रोपगेट सेम ही मीनिंग में आता है। ठीक है, डीकम्पोज बिल्कुल ही ज़मीन में घुल जाना, बिल्कुल ही ख़राब हालत हो जाना, लेकिन जब कुछ अरसे के लिए सनलाइट में प्लास्टिक बैग्स होते हैं तो वो जल्दी डीकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो डीकम्पोज ही आएगा व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। इन अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, एक और दफ़ा पढ़ रही हूँ ताकि मैं सही से आपको गाइड कर सकूँ। सम मैन्युफैक्चरर्स नाउ मेक बायोडिग्रेडेबल फॉर्म ऑफ प्लास्टिक। कुछ मैन्युफैक्चरर आजकल जो प्लास्टिक बना रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, जो कि सनलाइट में जल्दी डीकम्पोज हो जाता है। यस, तो डीकम्पोज ही होगा। ठीक है, ये लास्ट वन है, डैश ब्रेक्स अप रॉक स्लोली वेयरिंग इट अवे ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। क्या चीज़ है जो रॉक को तोड़ सकती है आहिस्ता आहिस्ता, और वो फिर उस रॉक को तोड़ के, और वो मिलियंस ऑफ ईयर में वो रॉक को तोड़ती है। क्या चीज़ें हैं इसमें, आपको एग्जांपल में जो ऑप्शंस में नज़र आ रहा है, आइस, कॉमा विंड, कॉमा एंड रनिंग वाटर, विच। अच्छा, इसमें थोड़ी सी आपको पंक्चुएशन भी देखनी है और आपको इसमें वर्ड्स भी देखने हैं। आइस, विंड और रनिंग वाटर, ये तीनों चीज़ें हैं जो एक पत्थर को तोड़ के काट सकती हैं काफ़ी अरसे तक। अगर मुसलसल पानी उस पर या हवा उस पर लगती रहे तो पत्थर भी टूट जाता है। ठीक है, या रनिंग वाटर उसके पास से गुजरता रहे तो पत्थर की शेप चेंज हो जाती है। तो तीनों तो आंसर सही हैं, लेकिन यहाँ पंक्चुएशन देखनी है कि कौन सी वाली पंक्चुएशन ठीक है। आइस के बाद कॉमा सब में लगा हुआ है, ओके ठीक है। विंड के बाद कॉमा नहीं आना चाहिए क्योंकि उसके आगे एंड है। ठीक है, तो इसमें जिसमें विंड के बाद कॉमन नहीं है वो तो बी वाला है। एंड रनिंग वाटर, सिंपल, ये बी वाला ही सही लग रहा है। बाकी जिसमें इफ़, व्हेन, विच, ये सब की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो बी वाला आपका करेक्ट फॉर्म है। ये मैंने आपको सारे आंसर्स बता दिए हैं। अब मैथ्स के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर ये आपको पिक्चर्स चाहिए तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं आपको पिक्चर्स वहीं पे शेयर कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।